हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ GOIS। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस एंड IR ऑप्शनल का सिलेबस और उसका सिग्निफिकेंस। ये हमारा थर्ड सेशन है पॉलिटिकल साइंस IR पे। हमारे पहले और दूसरे सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि पॉलिटिकल साइंस और IR सब्जेक्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, और हमारा जो सेकंड सेशन था PSIR पे, उसमें हमने जो दो पेपर होते हैं पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शनल में, उसमें से पेपर 1 के सिलेबस को हमने डिटेल में क्या किया था, डिस्कस किया था। अब आज हमारा जो थर्ड सेशन है, इसमें हम पेपर 2 जो कि ऑप्शनल का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है, उसके दोनों पार्ट्स के सिलेबस को थोड़ा डिटेल में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप PSIR लेने के इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं कि एज ए ऑप्शनल आप PSIR सब्जेक्ट को चूज करें, तो ये सेशन आप सबके लिए ही है। और अगर आपने हमारे पहले दोनों सेशन नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाएं और पहले और सेकंड सेशन, फर्स्ट और सेकंड सेशन को देखें, उसके बाद इस थर्ड सेशन को कंटिन्यू करें। तो आप सब देख सकते हैं कि PSIR के ऑप्शनल सब्जेक्ट का हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। उसके पहले हमने ये देखा था कि दो पेपर होते हैं, पेपर 1 में पार्ट 1 और पार्ट 2 है, जिसका डिटेल सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है हमारे सेकंड सेशन में। और आज के सेशन में हम हमारा जो पेपर 2 है, उसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इसके डिटेल सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया कि PSIR का क्या सिग्निफिकेंस है और PSIR लेने से आपको क्या फायदा हो सकता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। ये हमारा पेपर 1 का सिलेबस था जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पेपर 2 जो आपका है, उसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो वर्ड है, हो सकता है कि काफी लोगों के लिए नया हो, बट एक चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस IR सब्जेक्ट लेते हैं, तो आपका जो इस सब्जेक्ट का बैकिंग होना जरूरी नहीं है। मतलब अगर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस IR का नहीं भी है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस IR सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सब्जेक्ट हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा नया लग रहा हो, बट ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको डिटेल में डिस्कस हम लोग अभी नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है, और इसमें मार्क्स लाना काफी आसान है। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। फर्स्ट इज द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये हमने पहले ही देख लिया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो इसमें हम कंपैरिजन क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल फिनोमिना है, वो पॉलिटिकल फिनोमिना पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से होते हैं। जो फिनोमिना हमने पेपर 1 में पढ़ने हैं, जैसे इक्वालिटी हो गई, वैसे ही फ्रीडम हो गया, डेमोक्रेसी हो गई, इन सारी फिनोमिना का हम क्या करेंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, और उस कंपैरेटिव स्टडी से हम कोई वे फॉरवर्ड क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। इसको हम डिटेल में अभी नहीं बताएंगे, बट इतना जरूर समझ सकते हैं कि जो नाम है इसका, उसी के अनुसार इसके अंदर हम चीजें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम पढ़ेंगे, उसमें हम नेचर और अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पॉलिटिक्स को क्या करेगा, इकोनॉमी से कनेक्ट करेगा। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव, वही सोसाइटी को पॉलिटिक्स से कनेक्ट करेगा। और लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव मेथड्स, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, उसमें एक कंपैरेटिव मेथड है, उसके कुछ लिमिटेशंस को हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ने वाले। बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, और आप अच्छे से इसमें मार्क्स क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। फिर हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और वो अगला टॉपिक है स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझ लेंगे, तो हमारे लिए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में स्टेट को समझना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमीज। हम जानते हैं कि 1945 के बाद में हमको बेसिक अवेयरनेस है कि वर्ल्ड जो है वो दो पार्ट में क्या हो गया था, बाइफरकेट हो गया था आइडियोलॉजिकली। उसमें एक जो ब्लॉक था वो USA वाला ब्लॉक था, और एक जो USSR वाला ब्लॉक था। अगर आइडियोलॉजिकली हम बात करें तो USA वाला ब्लॉक था वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, और जो USSR वाला ब्लॉक था वो कौन सा, सोशलिस्ट ब्लॉक था। जब वर्ल्ड बाइफरकेट हो गया था, तो ये दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में एक क्या चल रहा था, एक वॉर चल रहा था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट था दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में। ठीक है, तो हमें ये समझना यहाँ पे पड़ेगा कि 1945 के बाद में जब बाइफरकेशन हुआ, तो उसमें दो तरह की इकोनॉमीज आपके सामने निकल के आई, दो तरह का स्टेट का पर्सपेक्टिव सामने निकल के आया कि आप अपनी पॉलिटिक्स को किस तरफ ले जा सकते हो। वही हम पॉलिटिकल इकोनॉमी में पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स से इकोनॉमी कैसे कनेक्ट होती है। सिमिलरली हमको ये पढ़ना पड़ेगा स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में कि कैरेक्टरिस्टिक एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट इन द कैपिटलिस्ट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे किस में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, और सेकंड पढ़ेंगे सोशलिस्ट में।
उसके अंदर स्टेट के चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स को हम क्या करने वाले, इसमें पढ़ने वाले। एंड एडवांस्ड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटी, इनमें भी हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले। हम डेवलपिंग सोसाइटी पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बेसिक्स बहुत अच्छे से समझेंगे तो कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव हमको आराम से समझ में आने वाला है। इसको हम और ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रिलेटिवली नया टॉपिक है, और अभी डिस्कस करने पे हो सकता है कि आपको कई सारे जार्गन सुनने को मिले, ऐसे टॉपिक सुनने को मिले या ऐसे वर्ड सुनने को मिले जो आपने पहले नहीं सुने। तो अगर आपको सुनने को मिल भी रहे तो उनको सुन के डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको हम आसानी से क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। फिर आएगा पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। ये जो टॉपिक है ये काफी हद तक हमारे लिए काफी सिमिलर रहेगा, क्योंकि इसके बारे में हम कहीं ना कहीं कहां पढ़कर आएंगे, हमारे पेपर 1 में भी पढ़ के आएंगे, और जीएस में भी कुछ कुछ टॉपिक्स जो है हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले इससे रिलेटेड। पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। अब रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन के बारे में हम इतना जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटी। मतलब हम एडवांस्ड इंडस्ट्रियल मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और डेवलपिंग सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों सोसाइटीज में जो सोशल मूवमेंट्स हुए हैं उन सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर ग्रुप्स कैसे होते हैं, उन प्रेशर ग्रुप्स का कंपैरिजन भी हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो थर्ड पॉइंट है, ये हमारे लिए काफी क्या रहने वाला है, सिमिलर रहने वाला है, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ ना कुछ बैकिंग लेकर ही स्टार्ट करेंगे। कुछ ना कुछ हम जीएस में पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि हम अब इसी पॉलिटिकल साइंस आईआर के फर्स्ट पेपर में क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारे लिए सिमिलर रहने वाला है, क्योंकि बेसिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम कहां पढ़ने वाले हैं, जीएस में भी पढ़ने वाले, और पेपर 1 में भी कुछ कुछ चीजें ग्लोबलाइजेशन की क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। रेस्पॉन्सेस फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। हम जानते हैं कि डेवलप्ड सोसाइटीज और डेवलपिंग सोसाइटी के बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। वो बेसिक डिफरेंस जो है वो उनकी पर कैपिटा इनकम को लेके हो सकता है, वो उनके लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर हो सकता है, वो वहां की पॉवर्टी को लेकर हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेवलपिंग सोसाइटी में आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखने को मिलती है, बट डेवलप्ड सोसाइटी में आपको नॉर्मली रिलेटिव पॉवर्टी देखने को मिलती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं देखने को मिलती है। तो डेवलप्ड सोसाइटीज और डेवलपिंग सोसाइटी का जो रेस्पॉन्स होता है किसी भी ग्लोबल फिनोमेना की तरफ, वो हमेशा क्या होता है, मोर और लेस डिफरेंट होता है। मोर और लेस डिफरेंट होता है कि डेवलप्ड सोसाइटी किसी फिनोमेना पर कैसे रिएक्ट कर रही है और वैसे ही डेवलपिंग सोसाइटी कैसे रिएक्ट कर रही है, उसमें एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम पूरे वर्ल्ड को एक क्या मानते हैं, एक सिंगल ग्लोबल विलेज की तरह मानते हैं, जिसमें हम कनेक्टिविटी को बिल्कुल क्या मानते हैं, इतना ज्यादा मानते हैं कनेक्टिविटी को कि हम पूरे ग्लोब को एक सिंगल विलेज की तरह क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जैसे ट्रेड में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, फिनोमेना है, ट्रेड में हमको ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। वैसे ही पॉलिटिक्स भी पूरे वर्ल्ड की क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। और आप देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो कि कॉमन थ्रेट्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है। अब क्लाइमेट चेंज ऐसा थ्रेट नहीं है कि जो किसी एक कंट्री को ही परेशान कर रहा है या किसी एक कॉन्टिनेंट को परेशान कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये ग्लोबल थ्रेट है और पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को एक सेम तरीके से क्या करता है, इंपैक्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे और भी ग्लोबल इश्यूज हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं टेररिज्म। टेररिज्म भी एक ऐसा इशू है जो कि क्या करता है, सारी कंट्रीज को एक साथ क्या करता है, इंपैक्ट करता है। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे, एग्जैक्टली ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, और उस ग्लोबलाइजेशन पर डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज का जो रेस्पॉन्स है उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ये जब सारी फिनोमिना हमारे आसपास हो रहे होते हैं और इनको हम किसी ना किसी एक्सपर्ट और स्कॉलर्स की जो थ्योरीज होती है उनकी बैकिंग के साथ जब पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में मजा एक अलग आता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन को हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, दीज आर, अब यहां से हम थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है, ठीक है। इसका बेसिक्स हम कहीं ना कहीं जीएस में भी पढ़कर आएंगे, बट क्योंकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने का अप्रोच हमारा थोड़ा सा क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो इसमें हम बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो इंटरनेशनल रिलेशन को किस तरीके से क्या करती है, देखती है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर। तो हम अप्रोचेस पढ़ेंगे टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। उसमें हम आइडियलिस्ट अप्रोच पढ़ेंगे, रियलिस्ट अप्रोच पढ़ेंगे, मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ेंगे, फंक्शनलिस्ट पढ़ेंगे एंड सिस्टम्स थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो हमको बेसिक्स क्या रहेगी, पहले से पता रहेगा। जैसे आइडियलिस्ट
जो अप्रोच है या जो आइडियलिज्म है वो क्या होता है, वो हम कहीं ना कहीं हमारे पेपर 1 में जो आइडियोलॉजीज का चैप्टर है उसके अंदर पढ़ के आएंगे कि आइडियलिज्म क्या होता है। उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि रियलिज्म क्या होता है, उससे हमें ये पता रहेगा कि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, रियलिस्ट अप्रोच जो है इंटरनेशनल रिलेशन की वो क्या होगी। तो वहां पे जो पेपर 1 में हम पढ़कर आएंगे सारी थ्योरीज के बारे में, सारे आइडियोलॉजीज के बारे में, वो कहीं ना कहीं यहां हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। बिकॉज अगर हमें आइडियलिज्म का पता है कि आइडियलिज्म कैसी थ्योरी है, आइडियलिज्म कैसा आइडिया है, तो हमें कहीं ना कहीं एक हेल्प मिलेगी कि आइडियलिज्म की अप्रोच कैसी हो सकती है इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ। ओके, तो ये एक और चीज है। फिर रियलिज्म, मार्क्सिज्म, जब हमें मार्क्सिज्म हम बहुत अच्छे से क्या करके आए हैं, पढ़कर आए हैं, मार्क्सिस्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं, तो कहीं ना कहीं ये मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो होगा वो भी हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमें क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा इस चैप्टर को पढ़ना। सिमिलरली फंक्शनलिस्ट के बारे में भी बेसिक आइडिया रहेगा, सिस्टम थ्योरी भी कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत वहां क्या करेंगे, पढ़ के आने वाले हैं। और नहीं पढ़ के आएंगे और यहाँ पहली बार पढ़ेंगे तो भी इसको समझना बहुत ज्यादा क्या रहेगा, आसान रहेगा, क्योंकि हमारा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी कहीं ना कहीं अब तक क्या हो गई होगी, जनरेट हो गई होगी। ओके, तो ये आपके हो जाएगा अप्रोचेस टू स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा, अब हम इंटरनेशनल रिलेशन के डोमेन में एंटर कर चुके हैं, हम ये समझ लेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन पर अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग अप्रोचेस कौन सी है। उसके बाद हम आएंगे की कॉन्सेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। की कॉन्सेप्ट्स मतलब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम उन टर्म्स को, उन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ने वाले हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन कंडक्ट करते वक्त कंट्रीज के बीच में क्या होती है, कंट्रीज डील करती है, और उन टर्मिनोलॉजीज का यूज होता है, उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मतलब होता है, और उन्हीं को हम इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। नेशनल इंटरेस्ट हम काफी बार कॉमन पार्लेंस में यूज करते हैं जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, बट वास्तविकता में नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है, इंडिया के लिए नेशनल इंटरेस्ट कैसा होगा, और वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज जो है उनके नेशनल इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होते हैं। ठीक है, फिर हम सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी एग्जैक्टली क्या होती है। पावर के बारे में पढ़ेंगे, इस पावर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़कर आएंगे हमारे GS1 के हमारे जो पेपर 1 है उसके अंदर पावर और लेजिटिमेसी का पूरा एक क्या है, चैप्टर है। तो पावर का एक बहुत अच्छा आइडिया हमको ऑलरेडी होगा। फिर बैलेंस ऑफ पावर, जब हम पावर पढ़ लेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि बैलेंस ऑफ पावर क्या होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। एंड डेटरेंस, डेटरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि डेटरेंस क्या होता है। ठीक है, ये नए वर्ड हो सकते हैं बट इनको समझना बहुत ज्यादा क्या है, आसान है, और हम काफी अच्छे से यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली हर वर्ड को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ट्रांसनेशनल एक्टर्स एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है। वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमको पता है कि 1945 के बाद जब बाइफर्केशन हुआ उसके बाद कोल्ड वॉर का एरा आया, और इस कोल्ड वॉर के एरा में जब फाइनली कोल्ड वॉर खत्म हुआ बर्लिन वॉल के फॉल के बाद, उसके बाद हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक डिक्लेरेशन हो गया था कि ये जो आइडियोलॉजिकल डिबेट हो रहा है, इस आइडियोलॉजिकल डिबेट में कहीं ना कहीं एंड आ रहा है, और कैपिटलिज्म जो है वो बेटर फिलॉसफी है एज कंपेयर टू सोशलिज्म। ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव सामने उस समय आया था। यहां हमको ये समझने की जरूरत होगी कि ये जो 40-45 साल तक डोमिनेंस कैपिटलिज्म का रहा और अल्टीमेटली कैपिटलिज्म विक्टोरियस हुआ। ठीक है, तो ये वाला जो आइडिया है कि कैपिटलिज्म का विक्टोरियस होना, और इतने सालों में कैपिटलिज्म ने कैसे अपने आप को सरवाइव करवाया, और सोशलिज्म के क्या ड्रॉबैक्स रहे जिस वजह से कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेशन हुआ यूएसएसआर का, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ने वाले हैं। और बाद में ये भी पढ़ेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव कर रही है, और काफी सारे जो इंटरनेशनल मॉडल्स हैं, काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका आइडिया कहीं ना कहीं किससे इंपैक्ट हो रहा है, कैपिटलिज्म से इंपैक्ट हो रहा है। देन ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे अगेन। ओके, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा दैट इज द चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर। इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर हम जानते हैं कि चेंज हो रहा है, और ये मोस्टली हम वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, हमें वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा डिटेल्ड नॉलेज रहना इसके लिए जरूरी है। और वर्ल्ड हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज रहेगा तो कहीं ना कहीं हम उसको पॉलिटिकली क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि राइज ऑफ सुपर पावर्स, फिर हम स्ट्रेटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल बाइपोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। हमको पता है कि कोल्ड वॉर के बाद में कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्या हो गया था, बाइपोलर हो गया था। एक सोशलिस्ट वर्ल्ड हो गया था और एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड हो गया था, और एक थर्ड वर्ल्ड और था जो कि नेम की फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, जिसमें इंडिया भी आता है। ठीक है, पर मोस्टली हम अगर सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डोमेन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाइपोलरिटी ही कहा जाता था। ठीक है, फिर आर्म्स रेस एंड कोल्ड वॉर। आर्म्स रेस मतलब
कई सारी कंट्रीज जो है वो कंटिन्यूसली, हमने देखा कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 का जो कल्मिनेशन हुआ था वो कहीं ना कहीं हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराए थे यूएसए ने, उसके बाद हुआ था। और उसके बाद से कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन पूरे वर्ल्ड में क्रिएट हो गया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है WMD वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। जैसे जो एटॉमिक एरा है वो स्टार्ट हो गया है, तो बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो सारी कंट्रीज आर्म्स रेस में लग गई थी, और वो कहीं ना कहीं आर्म्स के और एम्यूनिशन के एरिया में, के स्फेयर में अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कि आर्म्स रेस एग्जैक्टली क्या था, न्यूक्लियर रेस क्या था। और न्यूक्लियर रेस पर आप देखेंगे कि जब न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो गया, उसके बाद में कंट्रीज को कौन सी ट्रीटीज करनी पड़ी और इंटरनेशनल एरेना में कौन सी कन्वेंशंस आई। जैसे अपन एनपीटी के बारे में पढ़ेंगे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वैसे ही एनएसजी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आर्म्स रेस में हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के बारे में। कोल्ड वॉर के बारे में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स तो हमको पता होंगे, बट डेफिनेटली थोड़ा सा पॉलिटिकली और इंटरनेशनल रिलेशन के डोमेन से उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करके थोड़ा सा सफिस्टिकेटेड नॉलेज हम क्या करेंगे, अक्यूमुलेट करेंगे, जो कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। देन द न्यूक्लियर थ्रेट, ये न्यूक्लियर थ्रेट जो आर्म्स रेस है, आर्म्स रेस से ही कनेक्ट हो जाएगा न्यूक्लियर थ्रेट। ओके, तो न्यूक्लियर थ्रेट के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका है, और इसके आगे के जो टॉपिक है उसमें देखेंगे अपन। इसके आगे के टॉपिक में आप देखोगे कि हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट हमको पता है, नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है, नेम। जब वर्ल्ड दो पार्ट में बाइफरकेट हुआ था 45 के बाद, तो एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था और एक सोशलिस्ट ब्लॉक था। इंडिया और कुछ और कंट्रीज थी जिन्होंने कहा था कि हम इनमें से किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं बनने वाले, हम किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं बनेंगे। तो उन कंट्रीज ने मिलके एक नया मूवमेंट चलाया था जिसको कहा था नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि हम किसी भी गुट का पार्ट नहीं बनने वाले। तो उसके एम्स और अचीवमेंट के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि एग्जैक्टली नेम है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, यूनिपोलैरिटी एंड अमेरिकन हेजेमनी। अब कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन अभी मैंने आपको बताया था कि 1991 के आसपास आप देखेंगे कि फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ, और उसके बाद जो कोल्ड वॉर एरा था वो एंड हो गया। कोल्ड वॉर एंड हो गया और कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन जो कि सोशलिस्ट फिलॉसफी पे चल रहा था उसका कोलैप्स हो गया। इसका मतलब सोशलिज्म को कहीं ना कहीं ये कहा गया कि सोशलिज्म जो है वो अब इस आइडियोलॉजिकल बैटल को हार चुका है और कैपिटलिज्म क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। तो उसके बाद ये भी हुआ कि यूनिपोलैरिटी आ गई, क्योंकि 1945 के बाद से पूरा वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर चल रहा था। ठीक है, एक यूएसए ब्लॉक के साथ और एक यूएसएसआर ब्लॉक के साथ। तो ये बाइपोलैरिटी जो थी, ये बाइपोलैरिटी कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन होने के बाद, यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद यूनिपोलैरिटी में कन्वर्ट हो गई, बिकॉज अल्टीमेटली जीत कौन गया, अमेरिका। तो अमेरिका ने एक हेजेमनी अपनी क्रिएट कर ली, उस हेजेमनी को भी हम इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे और हमको काफी मजा आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इंटरेस्ट बहुत आएगा इस सब्जेक्ट में, और यही आपके ऑप्शनल की खास बात होनी चाहिए कि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए उसमें। उसके बाद हम सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने के बाद उनके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और शॉर्ट नोट्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, रिवीजन भी करने वाले हैं। ओके, फिर रेलेवेंस ऑफ द नेम। अब नेम हम ऊपर पढ़ लेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट, उसके रेलेवेंस को कम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। क्या आज भी नेम का क्या कोई रिलेवेंस है, उसको हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। देन कम्स द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें हम काफी कुछ चीजें ऐसी पढ़ने वाले हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, वापस वही वाली बात आती है कि 45 के बाद हमने देखा था कि सब चाह रहे थे कि वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड तो हो गया, यूएसए और यूएसएसआर में, और ये ब्लॉक्स बन गए, बट कहीं ना कहीं एक एप्रहेंशन जो था कि हमें वर्ल्ड वॉर वापस नहीं देखना है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है इसमें, तो उस नुकसान से हमको क्या करना है, बचना है। उस नुकसान से बचने के लिए वर्ल्ड वॉर नहीं चाह रहे थे वापस। तो पॉलिटिकल डोमेन में आप देखेंगे कि पॉलिटिकल डोमेन में आपको यूनाइटेड नेशंस मिलता है। यूनाइटेड नेशंस का मेन एम था कि वो पीस की डायरेक्शन में जाएगा, वो चाहेगा कि वर्ल्ड में वापस से कोई वॉर ना हो। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल फील्ड में आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन जो था वो पीस के फेवर में था। बट ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के डोमेन में भी आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी, बिकॉज 1945 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से
पूरे यूरोप में इकोनॉमिक डिवास्टेशन हो गया था और उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या करना था, काम करना था। तो आप ये भी देखेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वर्ल्ड का वो भी क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। तो हमको इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को इसमें यही पढ़ना है कि वास्तविकता में कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या क्या इवोल्यूशन है। अब आप इसमें ये देखोगे कि ब्रेटन वुड्स टू WTO, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई ताकि वर्ल्ड की इकोनॉमी को फिर से किसमें लाया जा सके, ऑर्डर में लाया जा सके। WTO जो है बाद में बना, जो कि ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन की 3 ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसके बाद आप देखोगे कि आपको IMF मिला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरी एक और ऑर्गेनाइजेशन मिली थी, दैट इज द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT। यही GATT बाद में कन्वर्ट होकर 1994 में WTO बना। इसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे ताकि हमको पता चलेगा कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है और कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई है। सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड CMEA, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमीज कैसे काम करती है। थर्ड वर्ल्ड डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब थर्ड वर्ल्ड जो है, थर्ड वर्ल्ड एग्जैक्टली वो होता है कि जो 1945 के बाद जो बाइफर्केशन हुआ था, 2 ब्लॉक्स बने थे, उनमें जिन्होंने दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं किया था वो थर्ड वर्ल्ड कहलाए थे। ठीक है, इंडिया उनमें से एक था जिन्होंने NAM फॉलो किया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है उनका कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स की तरफ क्या है, एक बायस है। उस बायसनेस को खत्म करने के लिए ग्रेजुअली इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म करने के लिए कंटिन्यूअसली कोशिश करते जाते हैं कौन, थर्ड वर्ल्ड नेशंस। तो उसको हम पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और वो बायसनेस क्या है, वो एलिगेशंस क्या है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इकोनॉमी के फील्ड में काम कर रही है उन पर लगाता है, उसको हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। आई नो हो सकता है अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको सिलेबस लंबा लग रहा हूं, बट आई एम इंश्योरिंग यू कि सिलेबस लंबा है नहीं। जब हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद हम बहुत शॉर्ट में इसको समराइज करेंगे। ओके, देन ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन को भी हम पढ़ेंगे कि कैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के एग्जिस्टेंस होने के बाद भी अल्टीमेटली वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइजेशन की डायरेक्शन में गया और आज इसकी क्या स्थिति है, कंटेम्पररी इसका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। देन कम्स द यूनाइटेड नेशंस। ये भी आप काफी हद तक क्या करके आएंगे, पढ़कर आएंगे, जीएस में बेसिक आइडिया आपको रहेगा। इनविसाज रोल, यूनाइटेड नेशंस का रोल क्या है, एक्चुअल उसका रिकॉर्ड क्या है, मतलब अब तक 45 के फॉर्मेशन से लेके अब तक यूनाइटेड नेशंस का एग्जैक्ट रिकॉर्ड क्या रहा है। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज उसकी देखेंगे, उसके एम्स और फंक्शनिंग, क्या एम्स है और फंक्शनिंग एग्जैक्टली कैसे होती है। द नीड टू यूएन रिफॉर्म्स, यूएन के रिफॉर्म्स की जो बात हो रही है और मोस्टली थर्ड वर्ल्ड नेशन में वो क्यों हो रही है और उसमें अंदर क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जैसे हमको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये काफी पावरफुल बॉडी है और इसके अंदर रिफॉर्म्स की कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बात हो रही है। इंडिया और कुछ और कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अब क्लेम करती है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनके साथ सीट्स बढ़ाकर हमको इसमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। परमानेंट मेंबरशिप की वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो हम इसको भी पढ़ेंगे कि कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप क्या होती है और कैसे भारत का क्या उस पे प्रोस्पेक्ट है, भारत का क्या स्कोप है कि उसको मेंबरशिप मिल सकती है यूनाइटेड नेशंस की। ओके, ये यूनाइटेड नेशंस देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप देखोगे कई सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे एग्जांपल के लिए यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बाद आसियान भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, फिर एपेक आपको मिलेगा, नाफ्टा मिलेगा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ARC मिलेगा। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली इनका काम क्या है। देन कम्स दी कंटेम्परेरी ग्लोबल कंसर्न। ये पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है, कंटेम्परेरी ग्लोबल कंसर्न। उसमें आप देखोगे कि डेमोक्रेसी के हम मॉडल्स ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, किसमें, पार्ट 1 में, पेपर 1 में। अब डेमोक्रेसी के मॉडल पढ़ चुके हैं, इसमें मॉडल्स नहीं पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं जो है वो कई जगह पे क्यों काम नहीं कर पा रही, क्यों इनसफिशिएंट है, और जहां जहां पे डेमोक्रेसी है कहां पे डेमोक्रेसी को क्या मिल रहा है, चैलेंज मिल रहा है। ये कंटेम्परेरी कंसर्न है, मतलब वर्ल्ड में अभी कंटेम्परेरीली हैपेंड हो रहे हैं। ह्यूमन राइट्स, कहीं पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बेसिक आइडिया हम कहां ले लेंगे, हमारे राइट्स वाले चैप्टर में ले लेंगे, पेपर 1 में। फिर हम एनवायरमेंट, डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज एक बड़ा क्या है, प्रॉब्लम है, बड़ा थ्रेट है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। जेंडर जस्टिस, टेररिज्म एक बड़ा थ्रेट है, एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ये सब कंटेम्परेरी क्या है, ग्लोबल कंसर्न्स है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा कि हम इंटरनेशनल रिलेशन का
सारा जो बेसिक्स है वो सारा इसमें क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ये आपका जो पार्ट 1 है पेपर 2 का, वो यहाँ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं इस पेपर में, वो है आपका इंडिया एंड दी वर्ल्ड। इंडिया एंड दी वर्ल्ड मतलब अब इसमें हमारा पूरा फोकस किस पर रहेगा, इंडिया पे, और इंडिया के वर्ल्ड के साथ क्या एग्जैक्टली रिलेशंस है उन पे रहेगा। अब आप इसमें देखोगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडिया अपनी इंटरनेशनल रिलेशन अपने जो है उनको कैसे कंडक्ट करता है, और उनके कंडक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है और उसके डिटरमिनेंट्स क्या है। ठीक है, इसमें हम ये समझेंगे कि आजादी से लेके अब तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे बनी, उसके क्या डिटरमिनेंट्स थे और उसमें कौन से पैराडाइम शिफ्ट आए। ठीक है, तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी, तो सब फर्स्ट विल अंडरस्टैंड अबाउट द डिटरमिनेंट्स, अबाउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कैसे फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन होती है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, ठीक है, लीगल एस्पेक्ट्स, ऑल दीज थिंग्स। द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, जैसे पीओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का रोल कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद बढ़ रहा है फॉरेन पॉलिसी में, उसको भी हम समझेंगे। और हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन कैसे रहे हैं और उनमें कौन सा पैराडाइम शिफ्ट आया है, कंटिन्यूटी एंड दी चेंज, कैसा चेंज जो है अब तक 1947 से लेके अब तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आया है, ये हमको क्या करना है, पढ़ना है। देन कम्स द इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द नॉन अलाइन मूवमेंट। अब हमने नॉन अलाइन मूवमेंट को पढ़ा है अभी किसमें, हमारे पिछले पार्ट में, कि नेम एग्जैक्टली क्या होता है, और नेम में भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उसको हम पढ़ेंगे। इसके डिफरेंट फेजेस के पहले इंडिया कैसा नेम के साथ चल रहा था और अभी करंट रोल इंडिया का क्या है नेम में। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले। उसके बाद हम आएंगे किसमें, हमारे अगले टॉपिक में। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंडिया। अब हम इंडिया के रिलेशंस पढ़ने वाले हैं, इंडिया एंड साउथ एशिया। साउथ एशिया में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन मतलब साउथ एशियन रीजन जो है इंडिया का, और इंडिया के जो नेबर्स हैं उन सारे नेबर्स के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं। सार्क्स परफॉर्मेंस, ठीक है, सार्क के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। सार्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सार्क की कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस क्या है, और सार्क क्यों अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और क्यों अदर इंस्टीट्यूशन सार्क की जगह ले रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साउथ एशिया एज अ फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है। इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी, हम जान रहे हैं कि इंडिया की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये ईस्ट एरिया है। इंडिया जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की तरफ देख रहा है अभी, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, तो इंडिया की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट दोनों पॉलिसीज को हम इसमें क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हमारा अगला है इम्पेडिमेंट्स टू द रीजनल कोऑपरेशन। आप जो रीजनल कोऑपरेशन करना चाह रहे हो अपने रीजन में, उसमें इम्पेडिमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है। रिवर वाटर डिस्प्यूट, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिवर वाटर डिस्प्यूट है डेफिनेटली, और भी कुछ रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, उनको डिटेल में देखेंगे। इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन तो एक बड़ी समस्या है, आप जान ही रहे। ठीक है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड इंसर्जेंसीज बॉर्डर डिस्प्यूट, आप जान रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंडिया चाइना में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे रीजन ऐसा है जहां पे बॉर्डर्स जो है वो बहुत पोरस है। उन पोरस बॉर्डर्स की वजह से क्या होता है, माइग्रेंट्स जो है कंटिन्यूसली इंडिया में आ जाते हैं, उन माइग्रेंट्स के साथ दिक्कत होती है, और कहीं ना कहीं टेररिज्म को भी वो क्या देता है, बढ़ावा देता है। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इंसर्जेंसीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। और ये सारा जो आप पढ़ने वाले हैं, ये सारा आपको जीएस में हेल्प करने वाला है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको उधर हेल्प नहीं करेगी। अगर आपको लग भी रहा है कि आप थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हो या सिलेबस बड़ा है, तो आप ये मान के चलिए कि ये आपको पूरा का पूरा जीएस में, एसए में, एथिक्स में, सब जगह क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। और आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। फिर आता है इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। इस ग्लोबल साउथ में रिलेशन विद अफ्रीका, अफ्रीका के साथ इंडिया के रिलेशन देखेंगे हम लोग। फिर लैटिन अमेरिका के साथ देखेंगे। लैटिन अमेरिका में कौन आएगा, साउथ अमेरिका आएगा। लीडरशिप रोल इन द डिमांड फॉर NIEN WTO नेगोशिएशन। आप देखोगे कि WTO के नेगोशिएशन में और NIEO के नेगोशिएशन में, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में मोस्टली आपको
डेवलपिंग कंट्रीज मिलती है। उन डेवलपिंग कंट्रीज की डब्ल्यूटीओ में जो डिमांड्स होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ में एक बेटर नेगोशिएटर की जरूरत होती है, एक कहीं ना कहीं एक आप मानोगे कि एक यूनिटी की जरूरत होती है। तो इंडिया कहीं ना कहीं एक बेटर कंट्रीब्यूशन प्ले करता है डेवलपिंग नेशंस के लिए, कहां पे, डब्ल्यूटीओ में। तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। अब आता है इंडिया एंड द ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर। ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर मतलब वो कंट्रीज जो कि बहुत ज्यादा क्या है, पावरफुल है, उनके साथ हम इंडिया के क्या देखेंगे, रिलेशन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना एंड रशिया, इनके साथ हम डिटेल में रिलेशनशिप देखेंगे। और ये रिलेशनशिप आपको पूरे पेपर GS2 में क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है, और इसमें भी आप डायरेक्टली इजीली फेच कर सकते हो मार्क्स। ओके, देन कम्स द इंडिया एंड द यूएन सिस्टम। यूनाइटेड नेशन सिस्टम के साथ इंडिया का क्या रोल है। इंडिया यूएन पीस कीपिंग में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, उसको हम देखेंगे कि इंडिया का क्या रोल है और उससे इंडिया को क्या बेनिफिट होता है। डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, अभी हमने देखा पिछले वाले में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म में हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी कंट्रीज है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की क्या कर रही है, डिमांड कर रही है। और यहाँ पे इंडिया के लिए स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल और इसके क्या प्रोस्पेक्ट है और इंडिया के क्या पॉसिबिलिटीज है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वो सीट मिल जाए। इन प्रोस्पेक्ट्स को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर आएगा आपका इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन, चेंजिंग परसेप्शन एंड पॉलिसी। न्यूक्लियर क्वेश्चन में तो इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया ने जो दो न्यूक्लियर टेस्ट किए, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति। तो 1974 से लेके 98-99 में जो इंडिया ने टेस्ट किए थे, उन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया का एक जो टेक है किस पे, न्यूक्लियर क्वेश्चन पे, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे, उस टेक को हम डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि इंडिया कैसे न्यूक्लियर क्वेश्चन को देखता है। देन रीसेंट डेवलपमेंट इन द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के रीसेंट डेवलपमेंट्स को हम क्या करेंगे, देखेंगे। रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में जो रिसेंट डेवलपमेंट आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे इंडिया पोजीशन और रिसेंट क्राइसिस इन अफगानिस्तान। अब क्योंकि ये थोड़ा सा ओल्ड सिलेबस है और यही चल रहा है, तो अफगानिस्तान को मतलब थोड़ा कंटेम्प्रेरी मान के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में अभी जो पिछले 2-3 साल में ज्यादा चेंजेस आए हैं, तो डेफिनेटली उन सारे चेंजेस को आपको क्या करके चलना है, कंसीडर करना है। यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस जो है वो अफगानिस्तान से चली गई है, उसके बाद तालिबान ने टेक ओवर किया। तो इंडिया के लिए अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया है और कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट अफगानिस्तान से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो हमको अफगानिस्तान के बारे में और इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का क्या टेक रहा है अफगानिस्तान पे और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, पहले इंडिया का क्या टेक था और कंटेम्प्रेरी टाइम में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद या गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव होने के बाद क्या रोल रहे हैं अफगानिस्तान में, वो देखेंगे। इराक पर देखेंगे, ठीक है, इंडिया पोजीशन। वेस्ट एशिया में डेफिनेटली सारी जो कंट्रीज, अरब कंट्रीज आएगी उनके बारे में। ग्रोइंग रिलेशन विद द यूएस एंड इजराइल, इजराइल और यूएस के साथ इंडिया की जो कंटिन्यूसली रिलेशनशिप ग्रो कर रही है उसको पढ़ेंगे। एंड विजन ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर पे न्यू विजन को हम लोग क्या करने वाले, देखने वाले, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ने वाले हैं सर, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं आपके इंडिया एंड द वर्ल्ड में। और इंडिया एंड द वर्ल्ड के बाद आपका ये सिलेबस यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एंड हो जाएगा। ये सिलेबस थोड़ा डायनेमिक है, आपका पेपर 2 थोड़ा डायनेमिक है, आपको करंट अफेयर्स से कंटिन्यूसली क्या रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। बट हम क्लासरूम कोर्स में जितना भी पढ़ेंगे वो हम इवन लास्ट डे तक का अपडेटेड पढ़ेंगे, कि अगर कल भी कोई इवेंट हो रहा होगा और हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा तो हम उसमें उस इवेंट को क्या करेंगे, कंसिडर करके चलेंगे। और इसमें सारी डिटेल्ड स्टडी, सारे डिटेल नोट्स और सारे डिटेल पीपीटी में हम आपको क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है पीएसआईआर का। हो सकता है ये सिलेबस आपको थोड़ा लेंदी लगा हो क्योंकि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा लेंदी लगता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनका सिलेबस इसके रिलेटिवली थोड़ा छोटा होगा, बट मैं आपको इंश्योर करता हूं कि अगर आप पीएसआईआर की डायरेक्शन में जाएंगे तो ये आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, जो कि आपको ऐसे लिखने में, जो कि आपको एथिक्स में, जो कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी में, जो कि आपको इवन इकोनॉमिक्स में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। तो आप इस सिलेबस को इतना ज्यादा बड़ा नहीं सोचे, ये सब्जेक्ट डेफिनेटली आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने में काफी ज्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, तो ये सिलेबस का डिस्कशन था। और इसके बारे में, इसके अलावा एक थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन इसमें और डाल देते हैं जो आपको हेल्प करेगी। ये सिलेबस का डिस्कशन हो गया। अब हमने कुछ बुक्स इसमें डाली है जो कि आपको क्या करनी है, रेफर करनी है।
बुक्स रेफर करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि बुक्स तो बहुत सारी हो सकती है, बट हमने कोशिश की है कि हम उनको एज प्रिसाइज एज पॉसिबल हमने कोशिश करी है। बुक्स बहुत सारी है और आपको बुक्स अगर आप सिलेबस, अगर आप कोर्स परचेज करते हैं या जब भी सेल्फ स्टडी करते हैं या जैसे भी करते हैं, अगर आप कोर्स परचेज करते हैं और हमारे साथ चलते हैं तो ये बुक्स की जो लिस्ट है इनमें से कोई भी बुक आपको अभी खरीदनी नहीं है, ठीक है, कोई भी बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। जब हम थोड़ा सा कंटेंट पढ़ लेंगे क्लास में, उसके बाद आपको एक एक बुक जो है वो क्या करनी है, रेफर करनी है। इन बुक्स के नाम हमने अलग अलग लिखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके से। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट प्लेटो टू मार्क्स बाय सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी, ये काफी अच्छी बुक है, पर इसको डायरेक्टली आपको पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है, आपको डिफिकल्टी आ सकती है अगर आप डायरेक्टली इस बुक को पढ़ेंगे तो। इसलिए कोशिश करेंगे कि हम जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ लें, प्लेटो, मार्क्स, मैकियावेली सबके बारे में, उसके बाद आप इस बुक को पढ़ने की कोशिश करें ताकि आप अच्छे से उसको क्या कर पाए, समझ पाए। अदरवाइज आपका अगर पीएसआईआर बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो ये बुक पढ़ने में आपको डिफिकल्टी आ सकती है, इसलिए डायरेक्टली इस बुक को नहीं पढ़े। जब कहा जाएगा कोर्स के बीच में तब आप इस बुक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, रेफर करेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बाय ओपी गौबा, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर बुक है ये, इस बुक को डेफिनेटली आप पढ़ें, ठीक है। अगर आप फर्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं तो भी मैं मान सकता हूं कि चलेगा, बट सेकंड बुक जो है ओपी गौबा बहुत ही प्यारी और बहुत सुंदर बुक है और इसमें काफी अच्छे से डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या करेंगे, मिलेंगे। इसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी जो आपका पेपर 1 है उसके सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में मिल जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये ओपी गौबा की बुक आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। देन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट बाय चक्रवर्ती एंड पांडे, ये चक्रवर्ती एंड पांडे की जो बुक है इसमें आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट मिलेंगे। इसमें आप गांधी, नेहरू एंड ऑल एम.एन. रॉय के बारे में अच्छे से क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। इसमें आपको बुद्धिस्ट थॉट, कौटिल्य वगैरह के बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो ये 3 बुक जो है वो कहीं ना कहीं आपके पार्ट 1 में, पेपर 1 में यूज हो जाएगी। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, ये जो बुक है ये आपके फर्स्ट पेपर के पार्ट 2 के लिए है, जो कि आपको इंडिपेंडेंट स्ट्रगल पढ़ना है। उस इंडिपेंडेंट स्ट्रगल को बिपिन चंद्रा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इस बुक को हमको क्या करना है, पढ़ना है उसके लिए। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डॉक्टर डी बासु, अब ये जो बुक है ये एग्जैक्टली आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रीफर करनी है, बट आप इसमें ये क्योंकि एक लॉ की लैंग्वेज में बुक लिखी गई है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को आप लक्ष्मीकांत जो बुक पढ़ते हैं जीएस के लिए उसमें काफी इजी लैंग्वेज में आपको सारे क्लॉज जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के समझाए हुए होते हैं, बट इसमें आपको बहुत ज्यादा ऐसी सिंप्लीफाइड डिटेल नहीं मिलेगी। इसमें आपको लॉ का टेक्स्ट जैसा होता है वैसा आपको क्या मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिलेगा। थोड़ा बहुत एलोब्रेशन उसमें मिल सकता है, बट ये बुक बहुत अच्छी और काफी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज लिखने के लिए मानी जाती है, तो आप इस बुक को प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। बट इस बुक को पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस बीच बीच में इससे क्या लेना है, थोड़ा रेफरेंस लेना है। देन इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बाय बीएल फाड़िया, ये एक बुक है जो आपको डेफिनेटली क्या करनी है, पढ़नी है। इंडिया का गवर्नेंस वाला जो पार्ट है बीएल फाड़िया में आपको बहुत ज्यादा अच्छे से मिलेगा। ये मोटी बुक है, बट इस बुक के अंदर आपको अगर एक ही बुक आप खरीद लेंगे तो आपको सारी डिटेल इसमें मिल जाएगी, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय रजनी कोठारी, ये भी एक अच्छी बुक है, आप इसको भी ले सकते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर आप इस कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको कोई भी बुक अभी नहीं खरीदनी है और इनमें से जो बुक का जो पोर्शन होगा काफी हद तक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कुछ बुक्स जो खरीदने की जरूरत होगी और कब पढ़ना है उसको भी आपको बताया जाएगा। आप बीच से कभी भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत इसमें आ सकता है, इसलिए डायरेक्टली परचेस करके अपने कबर्ड को नहीं भरे बुक से, ठीक है। देन कम्स द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, द सर्च फॉर द पैराडाइम रिकंसिडरेशन बाय द रेनॉल्ड एच चिलचोट। अब ये जो बुक है, ये बुक आप देखोगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ना चाहते हो तो इस बुक से आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। बट अगर आप इसको नहीं भी खरीदेंगे तो क्लासरूम में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जितने नोट्स लिखवाए जाएंगे वो सफिशिएंट रहेंगे। अगर आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे एक अपना पूरा पर्सपेक्टिव जनरेट करना है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, तो आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। बाकी क्लासरूम में जितना आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे लिखाया जाएगा वो क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हैवुड, दिस इज द बुक which is a gold for the PSIR optional. Okay, Global Politics by Andrew Haywood, ये बुक आपको डेफिनेटली क्या करनी है, अपने पास रखनी है। और ये बुक जो है एंड्रू हैवुड, ये काफी एक्सपेंसिव बुक है। अगर आप नेटफ्लिक्स नहीं, आई एम सॉरी, अमेजॉन या कहीं से ऑर्डर करेंगे तो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ेगी।
तो आपको इसको ऑर्डर नहीं करना है। इसका पीडीएफ जो है वो डेफिनेटली गूगल पे अवेलेबल है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, वो आपको काफी सस्ता पड़ेगा। बाकी ये बुक एग्जैक्टली काफी महंगी है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हैवुड, और इस बुक के अंदर आपको पूरे आपके जो पेपर 2 है, पेपर 2 आपका है, उसमें पूरी डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। किसमें? एंड्रू हैवुड। तो इस बुक को डेफिनेटली आप क्या करें, गूगल से डाउनलोड कर ले, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसको एनालाइज करें। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बाय द पैलगेवर पब्लिकेशन। अब ये पैलगेवर पब्लिकेशन की जो बुक है ये बहुत क्रिस्प बुक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, और जब आपको कहा जाए तब आपको इसको क्या करना है, पढ़ना है। तो ये आपकी कुछ बुक्स हुई। इनके अलावा जो कुछ और बुक्स आपको पढ़नी है, देखिए यहाँ पे कुछ बुक्स के फोटोज हमने डाल दिए हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए मुखर्जी एंड रामास्वामी की जो बुक है, इस बुक का यहाँ पे पिक्चर आपको मिल गया है ताकि आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर बीएल फाड़िया जो बुक है गवर्नमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स की, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ओपी गोबा की बुक है, देन चक्रवर्ती एंड पांडे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया, डॉक्टर डीडी बासु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय रजनी कोठारी, ओके, देयर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बुक मिलेगी, ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हैवुड मिलेगी, और ये आपको थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन मिलेगी पैलगेवर फाउंडेशन की। ओके, ये बुक्स आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको ओवरऑल क्या करेगी, हेल्प करेगी। उसके अलावा बहुत ज्यादा बुक्स का कंपाइलेशन आपको नहीं रखना है। हम जो भी चीजें क्लास में पढ़ने वाले हैं उनको डेफिनेटली आप जाके इन बुक से क्या करें, रेफर करें, और एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिलता है तो आप उसमें ऐड करें। वैसे क्लासरूम में हम काफी ज्यादा ही पढ़ने वाले हैं, कम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग मेंस के क्वेश्चंस भी क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि पिछले सालों में यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं और अब हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उस पर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। थ्रू आउट आवर कोर्स में आपको स्लाइड्स भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और बीच बीच में हम आंसर राइटिंग की भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और स्मॉल जो है छोटे छोटे टेस्ट भी हम क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे, और अल्टीमेटली एंड में हम फुल लेंथ टेस्ट पर भी काम करेंगे। ओके, सो दिस इज द पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर सब्जेक्ट फॉर अस, और आई होप कि आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। और इन तीनों सेशन को देखने के बाद अगर आप डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस आईआर में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनरोल करें, और ये सफर हम लोग साथ साथ तय करते हैं, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।